अगर उस दिन एसएसपी संदीप चक्रवर्ती की नजर एक दीवार पर लगे पोस्टर पर नहीं पड़ती तो आज भारत में ना जाने कितने घर उजड़ चुके होते। ये कहानी है पढ़े लिखे लोगों की, डॉक्टरों की, यूनिवर्सिटी की और एक ऐसे टेरर नेटवर्क की जो पढ़ाई, नौकरी और सिस्टम की आड़ में पल रहा था, और एक ऐसे प्लान की जो ऑपरेशन D6 के नाम से जाना गया। 6 दिसंबर 2025 को शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 पर एक Hyundai i20 कार में एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना तेज था कि 15 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और इससे आगे की कहानी आप सब जानते हैं, न्यूज़ वगैरह में देखा ही होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस ऑपरेशन का नाम D6 पड़ा और कौन कौन शामिल थे और उनका क्या और कितना बड़ा प्लान था और वो कैसे पकड़े गए। तो ये कहानी शुरू होती है कश्मीर के पुलवामा जिले का एक छोटा सा गाँव पर, जहाँ एक सरकारी टीचर के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है उमर उन नबी। घर वालों की इच्छा थी कि उमर नबी डॉक्टर बने और आगे चलकर बना भी। उमर पढ़ाई में तेज था, CET MBBS MD क्लियर किया और यहाँ तक कि पूरे स्टेट में नंबर 1 रैंक आती है। लेकिन यही उमर उन नबी आगे चलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का मास्टरमाइंड बना। इसके घर से 300 से 400 मीटर की दूरी पे एक और लड़का रहता था। इसका नाम था मुजम्मिल शकील, जो CET की प्रिपरेशन कर रहा था। कहने का मतलब है दोनों एक साथ नहीं प्रिपरेशन कर रहे थे और आसपास ही रहते थे। ईयर 2010 में CET का एग्जाम होता है और उमर और मुजम्मिल दोनों एग्जाम देते हैं। इस एग्जाम में उमर की पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 28वीं रैंक आती है। तो उमर को तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC श्रीनगर में MBBS मिल जाता है, लेकिन मुजम्मिल की 701 रैंक आई। तो ये पेमेंट सीट से प्राइवेट कॉलेज एस्कॉम में MBBS में एडमिशन ले लेता है। इसके बाद दोनों उमर GMC में और मुजम्मिल एस्कॉम में अपनी MBBS करने चले जाते हैं। GMC कॉलेज श्रीनगर था जहां ये उमर MBBS करने पहुंचा था। तो इस कॉलेज के स्टाफ में 2 लोग ऐसे आ गए थे जिनकी वजह से ये पूरा दिल्ली ब्लास्ट डिजाइन हुआ। इनमें से एक का नाम था इरफान अहमद। ये GMC के अंदर पैरामेडिकल सपोर्ट स्टाफ था। इरफान अहमद स्पेशली डॉक्टर्स और इंजीनियर का ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के जो अलग अलग टेरर आउटफिट्स थे इनके साथ जोड़ने का काम करता था और जैश-ए-मोहम्मद की प्रोपेगेंडा वीडियोस को टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू स्टूडेंट्स में भेजता था। इन सारे वीडियोस में इरफान एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनाता था कि देखो इंडिया कितना जुल्म कर रहा है। तो इस तरीके से कश्मीर के अंदर इसने अपना अच्छा नेटवर्क बना रखा था। दूसरा व्यक्ति था निसार उल हसन। ये GMC में टीचर था। निसार उल हसन भी एंटी इंडिया बातें करता था। उमर जब इस GMC कॉलेज में आता है तो आते ही ये निसार और इरफान के टच में आता है। उमर से बात करने के बहुत ही कम टाइम में इरफान समझ गया था कि उमर एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। इरफान ने उमर को एक आदिल अहमद नाम के लड़के से मिलवाया। आदिल जो था ये सेम इसी GMC कॉलेज से ही MBBS कर रहा था। और फिर इसके बाद ईयर 2017 में पहले उमर ने GMC कॉलेज से अपना MBBS पूरा किया और फिर सेम टाइम पे मुजम्मिल ने भी एस्कॉम से अपनी MBBS पूरी की। इन्होंने दिल्ली ब्लास्ट किया कैसे और प्लानिंग कैसे करी, तो देखिए 2021 में उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर अपनी MBBS पूरी करने के बाद हरियाणा की फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के दौज विलेज में अल फलाह यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है, शाहीन सईद नाम की एक औरत थी, यह भी इस कॉलेज में आ जाती है। अब ये जो शाहीन थी इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट में। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे लोग मिलते हैं और फिर मार्च 2022 में उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर ये लोग टर्की जाते हैं। 20 दिन तक टर्की के अंदर इनकी ट्रेनिंग होती है। BBID का फॉर्म बनाना सिखाया जाता है, ड्रोन की ट्रेनिंग कराई जाती है। ये सारी ट्रेनिंग और प्लान समझ के ये एक लोग वापस इंडिया आते हैं। अब वापस आने के बाद प्लान ये था कि ये लोग
इंडिया की मल्टीपल सिटीज में कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक बहुत बड़े लेवल का हमला करेंगे और ये जो बम बनाएंगे ये फर्टिलाइजर का यूज करके बम बनाएंगे। आरडीएक्स वगैरह को फैसिलिटेट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए फर्टिलाइजर्स का यूज करके ये लोग बम बनाएंगे और करीब 32 कास्ट में ये बम बना के फिट करेंगे और अलग अलग सिटीज में हमले करेंगे। अब इनका ये प्लान पूरा रेडी था। ये प्लान बनाने के बाद इन्होंने अपनी टीम डिवाइड कर ली, अपने काम डिवाइड कर ली। उमर और मुजम्मिल इस पूरे हमले को लीड कर रहे थे। प्लान के लिए जो रॉ मटेरियल मैनेज करना था उसके लिए प्लान बनाते हैं और शाहीन को 2-3 काम दिए गए थे। इसको एक टेस्ट डॉक्टर की टीम बनानी थी ताकि ये हमला किया जा सके और इसके साथ साथ शाहीन को इस पूरे ऑपरेशन के फंड्स के लिए कोऑर्डिनेशन करना था। जब ये प्लान इनिशियल स्टेज पे था तो इन लोगों ने बाहर से फंड मंगाना अवॉइड किया क्योंकि इंडियन एजेंसीज का दबदबा बहुत बड़ा हुआ था। तो इन लोगों ने खुद से ही पैसे अरेंज किए और ऐसे करके 26 लाख इन्होंने इकट्ठे किए और इस प्लान पे काम करना चालू किया। मुजम्मिल और शाहीन फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी में रुकते हैं और धीरे धीरे करके फंड्स और रॉ मटेरियल इकट्ठा करना चालू करते हैं। अब इसके बाद मुजम्मिल और शाहीन हरियाणा के अंदर लक्ष्मी बीज भंडार और मदन बीज भंडार से थोड़ा थोड़ा करके अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके फर्टिलाइजर खरीदना स्टार्ट करते हैं ताकि बम बनाया जा सके। ऐसे कर करके इन्होंने अलग अलग जगह से 1600 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके फर्टिलाइजर इकट्ठा कर लिया। बॉम्ब की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत होती थी, वो भी ये लोग अल्फला यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब से सीक्रेटली चुरा के इकट्ठा कर रहे थे। ये सारी चीजें चलती रहती। इसके बाद साल स्टार्ट होता है 2025। इस साल के स्टार्टिंग में ही ये जो इनका पूरा प्लान था ये फाइनल स्टेज पर आ चुका था। हर चीज ये लोग बहुत तेजी से करने लगे थे। शाहीन भी बहुत तेजी से फंड इकट्ठा करना चालू कर देती है। टोटल इनका प्लान था कि 32 कार बम बना के हमला करना है, वो भी अलग अलग सिटीज में। तो उसके लिए इनको कार्स भी चाहिए, तो टाइम टू टाइम ये लोग कार्स भी खरीदते थे और ऐसी कार्स खरीदते थे जिनके पहले से मल्टीपल ओनर्स हो। तो धीरे धीरे ये लोग टाइम टू टाइम सेकंड हैंड कार भी अरेंज कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी सुसाइडर्स की, वो इनको नहीं मिल रहे थे। उमर नबी ने जम्मू एंड कश्मीर से जासिर बिलाल नाम के एक लड़के को सुसाइडर्स बनने के लिए मना लिया था, लेकिन सितंबर 2025 आते आते वो डरने लगा और इतना डर गया कि उसने सुसाइड करने से साफ मना कर दिया। और फिर सोफियान कश्मीर में एक यासिर अहमद नाम का एक बंदा था, इसको ये कन्विंस कर लेते हैं सुसाइडर बनने के लिए। ये सारे अरेंजमेंट करते करते अक्टूबर 2025 का टाइम आ जाता है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारी प्लानिंग कर ली थी इन्होंने। प्लान इनका ये था कि दिवाली पे हमला करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी और इनका प्लान पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो दिवाली का टाइम ये लोग कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद ये लोग डेट फिक्स करते हैं 6 दिसंबर 2025 की। इस दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि 6 अलग अलग सिटीज में सीरियल ब्लास्ट करेंगे और इस पूरे ऑपरेशन का इन्होंने नाम रखा था ऑपरेशन D6। अभी तक इन सारे लोगों ने मिलके जो भी चीजें की थी बहुत ही बारीकी से की और बहुत ध्यान रख के करी थी और ये सारे डॉक्टर थे तो इन पे ध्यान भी नहीं गया था। लेकिन इस अक्टूबर के मंथ में एक छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से सारे के सारे लोग एक्सपोज होते हैं। होता क्या है कि अक्टूबर 2025 में दिवाली से 2-3 दिन पहले श्रीनगर के नौगाम के बुनपुरा एरिया में जैश ए मोहम्मद ने कुछ पोस्टर लगाए थे। इस पोस्टर के अंदर वहाँ के लोकल लोगों के लिए वार्निंग दी, जिसमें इन्होंने लिखा था कि इंडियन फोर्सेस और एजेंट्स को जो अपने यहाँ पे पनाह दे रहे हैं या अपनी दुकानों पर बैठा रहे हैं, इससे उनका काम रुकता है और इस चीज को अगर ये आगे करेंगे, इंडियन फोर्सेस को पनाह देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन सेम डे इस पोस्टर पे एसएसपी संदीप चक्रवर्ती की नजर पड़ती है। इस पोस्टर पे जो वार्निंग थी इसको ये हल्के में नहीं लेते, इनको ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में जब ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तो इसमें इनको लोकल 3 लड़के दिखते हैं, आरिफ निसार, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद। तो इन तीनों को पुलिस पकड़ लेती। इन्वेस्टिगेशन में इरफान के बारे में पता चल जाता है, ये वही इरफान था जो मैंने शुरू में भी बताया था कि उमर के कॉलेज में था। इस पूरे प्लान में इरफान उमर और उसकी पूरी टीम की मदद कर रहा था। तो जब ये इरफान का नाम आता है तो
उसी दिन पुलिस इरफान को इसके घर से उठा लेती है, इसका फोन, लैपटॉप, सारी चीजें जब्त कर लेती है। और जब इससे पुलिसिया अंदाज में पूछा गया, इसके लैपटॉप वगैरह की इंक्वायरी हुई, तो उसके अंदर फरीदाबाद के अंदर ये जितनी चीजें चल रही थी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो सारा प्लान चल रहा था और सारे डॉक्टर्स की डिटेल्स ये इरफान बता देता है। अब इधर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उमर और इसकी टीम को कुछ पता ही नहीं रहता है कि उधर जम्मू एंड कश्मीर में इरफान को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। उसके बाद उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके अपने गांव कोयल आता है और ट्राई करता है इरफान को रीच करने। उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है और वो मिलता नहीं है, तो उमर को वहाँ पर थोड़ा डाउट होता है। तो उमर इस टाइम पे अपने भाई को अपना फोन स्विच ऑफ करके देता है और कहता है कि अगर कोई न्यूज आए या पुलिस इंक्वायरी करने आए तो इस मोबाइल को फेंक देना। और ये चीज बोल के उमर फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वापस आ जाता है। अब इसके बाद उमर जब जम्मू एंड कश्मीर से भाग के वापस फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी आया था, तो इसने एक शोएब नाम के लड़के को वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही वार्ड बॉय की जॉब दिलवाई थी। तो उमर इसी लड़के से कहता है कि अर्जेंट बेसिस पे इसको एक रूम चाहिए रेंट पे, जहाँ पे ये उमर छुप सके। अब रूम अरेंज होने के बाद उमर एक कार के अरेंजमेंट में लग जाता है और कार इसको अपने नाम से नहीं लेनी थी, तो एक आमिर रशीद अली नाम का एक आदमी था, उसको ये जम्मू एंड कश्मीर से बुलाता है और जल्दी जल्दी में कार ढूंढना स्टार्ट करते हैं। और फिर एक सोनू नाम के आदमी से एक व्हाइट कलर की Hyundai i20 कार खरीदते हैं। अब इससे पहले कि उमर अपना सामान लेके अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकल पाता, अगले ही दिन यानी 30 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अपने साथ हरियाणा पुलिस को लेती है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे रेड मार देती है। पुलिस सबसे पहले मुजमिल को पकड़ती है और जैसे ही मुजमिल पकड़ा जाता है, इसका लैपटॉप, फोन वगैरह सारी चीजें जब्त होना स्टार्ट हो जाती है और उमर और शाहीन और बाकी जितने सपोर्टर थे इस यूनिवर्सिटी से भाग जाते हैं। उमर ने ये जो कार खरीदी थी एक दिन पहले i20, उसको लेके अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भाग जाता है। अब जब पुलिस मुजम्मिल के लैपटॉप, डायरी, फोन वगैरह ये सारी चीजें निकालती हैं, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये सारी प्लानिंग चल रही थी। उमर, शाहीन और आदिल, इन सब के नाम भी यहाँ पे सामने आ जाते हैं और रॉ मटेरियल से ये लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं, इसके बारे में भी पुलिस को पता चल जाता है। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकल के उमर एकदम टेंशन में सबसे पहले एक मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहाँ पे अपना फोन चार्ज करता है, फिर मेडिकल वाले का फोन मांग के एक जगह फोन मिलाता है और उस फोन नंबर को डिलीट कर देता है बात करने के बाद। फिर अपने घर पे फोन मिलाता है, 40,000 रुपए अपने भाई को ट्रांसफर करता है और घर पे बताता है कि अब कुछ दिन एग्जाम होने वाले हैं, तो इसलिए काफी दिन तक ये बिजी रहेगा। शाहीन जो थी वो लखनऊ पहुंच के पुलिस से छुप के दुबई निकलने का प्लान बना रही थी और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो पुलिस को 5 नवंबर 2025 को आदिल का पता चल जाता है, तो सहारनपुर के हॉस्पिटल से आदिल को अरेस्ट कर लेती है और आदिल जो था वो बॉम्ब बनाने का ये जो सारा रॉ मटेरियल और हथियार वगैरह की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो सारी चीजें बता देता है। अब ये सारी न्यूज जब आउट होती है तो उमर को भी पता चल जाता है और फिर इसके बाद उमर दिल्ली में एंट्री मारता है और दिल्ली में एंट्री मारने के बाद उमर आश्रम चौक, DNB फ्लाईओवर, मयूर विहार, इंडिया गेट, कैनेट प्लेस, दिल्ली में इन सभी जगहों पर दिन भर घूमता है और फिर सुनहरी मस्जिद वाली जो पार्किंग है उसमें घुस जाता है कार लेके। मंडे का दिन था तो लाल किला बंद था, इसलिए भीड़ कम थी और पार्किंग भी खाली थी। इसी पार्किंग में कार पार्क करके अंदर जो बॉम्ब था उसको असेंबल करना स्टार्ट करता है। जब ये बॉम्ब असेंबल हो जाता है तो फिर 3 घंटे के बाद ये पार्किंग से बाहर निकलता है और फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास वाली रेड लाइट पे पहुंचता है और जब यहाँ सिग्नल रेड होता है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो ये 6:52 पर ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है, 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद उसी दिन लखनऊ से शाहीन को अरेस्ट कर लिया जाता है जो दुबई भागने का प्लान कर रही थी और धीरे धीरे सभी अपराधियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाकी उमर, उसका जो गांव था कोयल, जहाँ पे शुरू में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ इसके पैदा होने पर सब लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर बनेगा। NIA की टीम उसी गांव के उसी घर में जाती है, उसके फैमिली मेंबर का
डीएनए लेती और मैच करके कंफर्म हो जाता है कि यह कांड उमर ने ही किया है। एक डॉक्टर था जिसने जान बचाने की कसम खाई थी, लेकिन उसी ने बम बनाया। वो दिमाग जो MBBS MD क्लियर कर चुका था, उसने सैकड़ों मौतों की साजिश रची। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि पढ़ाई आतंक नहीं रोक सकती, डिग्री कभी एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती, और सफेद कोट के अंदर भी काला अंधेरा पल सकता है। लेकिन जब तक इस देश भारत में SSP संदीप चक्रवर्ती जैसे लोग खड़े हैं, तब तक ये अंधेरा जीत नहीं सकता। देश की हिफाजत में लगे हर उस भारतीय को मेरा सलाम।